अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल पिया मैं तेरी, एपिसोड 1। कैसे कैसे इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, कैसे वो इन जालिमों में फंस गई थी। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिद लाल हो रही थी, जिनसे मोती मसलसल बहते जा रहे थे, मगर इसकी माँ के सिवा कोई भी नहीं था जो इसके आंसू साफ करता। वो भी मजबूर खड़ी थी, इसकी जिंदगी को तबाह होते हुए देख रही थी। वो मजबूर खातून और कर भी तो क्या सकती थी। चलो दुल्हन साहिबा, मौलवी साहिब और चंद दीगर मेहमानों के जाने के बाद मुजीब ने सब घर वालों के सामने इसका हाथ थामते हुए हाक माना अंदाज में कहा। ये अल्फाज सुनते ही वो जो बुत बने बैठी थी पूरी जान से कांप उठी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। वो नाजुक सिफ्त पूरी ताकत से इस सितमगर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, कतई अंदाज में बरम से कहते हुए इसने नजमा का हाथ खींचना शुरू कर दिया। मोम बचाइए मुझे नहीं जाना इस घटिया इंसान के साथ। मोम, इसकी चीखों से पूरा लाउंज गूंज रहा था। जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। वो फातहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मुजीब, क्या मजाक है ये? तुम्हें अच्छी तरह इल्म है ये शादी इन मकासद के लिए नहीं हुई। मैं इस तवाइफ की बेटी को कभी भी तुम्हारे कमरे की जीनत बनते नहीं देख सकती। मुबशरा बेगम नजमा पर हकारत भरी नजर डालते हुए अपने बेटे से मुखातिब होकर कतई अंदाज में कहने लगी, मॉम, ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे मेरे कमरे में जाना है। ये पहली बार था जब मुजीब मुबशरा बेगम की किसी बात पर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा था। इसका जवाब मुबशरा बेगम को सख्त हैरत में मुब्तला कर गया था। मुजीब बेटा, तुम्हारी बीवी का हक है ये तो ये हक इसे कैसे दे सकते हो? छोड़ दो इसका हाथ। तुम्हारे कमरे की जीनत बनने के ये बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मुजीब अजलाल मलक अपने फैसलों में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करता। वो एक निगाह लाउंज में मौजूद तमाम लोगों पर डालते हुए बड़े सख्त लहजे में अलानिया कहकर नजमा का नाजुक हाथ पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। मॉम बचाइए। वो अपनी पूरी जान लगाकर इस जालिम की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसके हाथों की कुछ लाल चूड़ियां इस एहतजाज में टूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी, तो कुछ इसके खूबसूरत हाथों को जख्मी कर रही थी। बहुत हो गया है अब, वो गुस्से से जुज़बुज़ होकर कहता हुआ रुका। अगले ही लम्हे इसने झुककर नजमा को अपने कंधे पर बोरी की तरह उठा लिया। इस बेबस लड़की की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक हफ्ता पहले। ओहो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मॉम की कॉल आई थी 2 हफ्तों पहले। बहुत मिस कर रही हैं मुझे। साथ साथ बहुत इसरार भी कर रही थी कि मैं पाकिस्तान वापस आऊं, कम से कम अपने कजन की शादी में शिरकत ही कर लूं। एक वक्त मैंने इन्हें टालने का सोचा भी और टाल भी दिया था, मगर फिर कल रात बड़े अब्बू की कॉल आई। उन्होंने भी बहुत इसरार किया है। मैं तो अभी तक इसी शॉक्ड में हूं कि बड़े अब्बू ने खुद मुझसे कहा कि बेटा अपने भाई की शादी में शिरकत नहीं करोगी। यकीन मानो इस लम्हे मुझे ऐसा लगा
میں رو دوں گی. انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے اتنی اچھی طرح بات کی ہے. میں انہیں منع نہیں کر سکی. ویسے بھی اب بہت سال گزر چکے ہیں. نجمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا. وہ دل کی بہت صاف تھی. شاید اس لیے اسے دوسری جانب بھی سب اچھا ہی نظر آ رہا تھا. مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. تمہارا وہاں اکیلے جانا. میری مانو مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ کافی زور دیتے ہوئے کہنے لگا. نہیں نہیں, تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے جانا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے موم سے ابھی تک تمہارے بارے میں بات نہیں کی ہے. پہلے میں وہاں جا کر حالات کا جائزہ لوں گی, پھر موم سے بات کرنے کے بعد تمہیں ان سے ملنے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بلا لوں گی. میں نہیں چاہتی تم ملک مینشن آؤ. پرانی تلخ یادوں نے جیسے اسے گیر لیا تھا. وہ آخری جملہ خاصا مفاخانہ انداز میں منہ بسوڑتے ہوئے بول رہی تھی. زارون سمجھتا تھا اسے, اس لیے مزید کوئی بحث نہ کی. ٹھیک ہے, میں انتظار کروں گا. وہ اداس لہجے میں اسبات میں سر خلاتے ہوئے کہنے لگا. ویسے ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی معصومیت چہرے پر سجائے نجمہ کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا. 7 دن. وہ مسکراتے ہوئے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر جواب دہ ہوئی. 7 دن. اف میرے اللہ, میں کیسے رہوں گا یار, یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر ہماری شادی کی بھی ابھی تیاری نامکمل ہے. کیوں نہ تم صرف 3 دنوں کے لیے چلی جاؤ. اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی. یہ آئیڈیا دیتے ہوئے. زارون, 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے, دیکھنا یوں گزر جائے گا. ویسے بھی تم کون سا روز میرے اپارٹمنٹ کے چکر لگاتے ہو. وہ کپڑے ہینگر سے نکال کر سوٹ کیس میں سلیقے سے رکھتے ہوئے بولی. اس کی جانب دیکھ کر شکوتن گویا ہوئی. تو کیا ہر 3-4 گھنٹے بعد کال تو کرتا ہوں نا. وہ خاصا جتاتے ہوئے جواب شکوہ دینے لگا, جسے سن کر وہ مسکرا دی تھی. اچھا, انکل کو یاد سے بتا دینا. میں جلدی میں انہیں تو بتانا ہی بھول گئی. نجمہ کو کپڑے نکالتے وقت اچانک زارون کی والدہ کی بھی یاد آئی, جس پر اس نے تیزی سے اپنے سامنے موجود خوبرو نوجوان کو دیکھ کر کہا. اوکے, ویسے تمہیں ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے تھی اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے. وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مشورتاً گویا ہوا. ہاں, پر مجھے یقین ہے انکل مجھے میرے فیصلے خود کرنے دیں گے, جیسے آج تک کرنے دیے. وہ مجھے تمہاری طرح روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کریں گے. وہ بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئے تیزی سے بولی. اچھا بھائی, میں نہیں کر رہا تمہیں روکنے کی کوششیں, مگر پلیز یار, مجھ سے وہاں جانے کے بعد مکمل طور پر رابطے میں رہنا. وہ منتی انداز میں کہنے لگا, جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی. اوکے بوس. ہم بوس کہاں, بوس تو آپ ہیں میڈم. وہ شکوتاً منہ بسوڑ کر کہنے لگا. اگر ہم بوس ہوتے تو اس وقت آپ یہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی. اچھا, جانے سے قبل اپنے ہاتھ کی بریانی ہی کھلا دو 1 ہفتے تک, ورنہ ترسنا پڑے گا مجھ غریب کو. وہ بولا سا چہرہ بنائے فرمائش کرنے لگا. اب میں جانے کی پیکنگ کروں یا تمہارے لیے بریانی بناؤں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر منہ بگاڑتے ہوئے بولی. یار پلیز بنا دو نا, بہت دل چاہ رہا ہے. اس نے لچکدار انداز میں اپنی فرمائش پر زور دیا. اچھا, اب اتنا کیوٹ فیس مت بناؤ, بناتی ہوں. ابھی بہت محبت تھی اسے زارون سے, اور کیوں کرنا ہوتی. وہ پوری دنیا میں جازا کے بعد اس کا واحد دوست تھا. جازا
के बाद आज तक इसने एक ही दोस्त बनाया था और वो था ज़ारून, इसका सुख दुख का साथी। ज़ारून के सामने नजमा की पूरी जिंदगी खुली किताब की मानी थी। शायद यही सबब था कि वो बिल्कुल फ्री होकर इससे अपनी हर परेशानी शेयर कर लेती थी। ज़ारून इसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता था और यही बात इसे नजमा की जिंदगी में अव्वलीन दर्जे पर रखती थी। क्या बिरयानी बनानी है या? वाह वाह, क्या बिरयानी बनाई है यार, दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। वो पहला लुकमा खाते ही नजमा का हाथ पकड़कर चूमने की नीयत से अपने होठों के नजदीक ले जाते हुए बोला। ज़ारून इसने एहतजाजन अपनी आंखें बड़ी करते हुए इसे घूरा था। इस शरारती लड़के की आंखों में शोखी मचल रही थी जिसे नजमा ने पल लिया था। अच्छा भाई, वो हाथ आहिस्तगी से नीचे की जानिब करते हुए मुंह बसोड़कर कहने लगा। हाथ तो छोड़ दो। वो अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश करते हुए कहने लगी। मुझे भी खाना खाना है। ज़रूर ने इसकी बात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए इसका हाथ थामे रखा और दूसरे हाथ से चमचे में चावल भरकर इसके मुंह में डाले, जिस पर नजमा नरमी से एहतजाजन कहने लगी। तुम तो खा लो, मैंने रोका थोड़ी है। सीधा हाथ फ्री है तुम्हारा। वो हाथ छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। शादी के बाद भी ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर खाना खाना, फिर मानूंगी कि मोहब्बत करते हो मुझसे। वो चैलेंज देने वाले अंदाज में शरारत भरी निगाहों से इसके वजूद को देखते हुए बोली। सिर्फ हाथ, वजूमनी अंदाज में कहकर इसके हसीन सरापे को तकने लगा, जिस पर इसने शर्मा कर नजरें झुका ली थी। उफ, ऐसे ना शर्माया करो, मेरे दिल पर बिजलियां गिराता है तुम्हारा यूं शर्माना। वो फिदा फिदा नजरों से इसे तकते हुए कहने लगा। तुम खाना खाओ। इसके गुलाबी गुलाबी से गाल हो गए थे। मजीद इसकी रोमानी नजरें अपने वजूद पर बर्दाश्त करना अब इसके लिए मुश्किल हो रहा था। बड़ी हिम्मत जमा करके इसने शर्मीली सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए इसे टोका था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इस दिल फरेब दिलरुबा का शर्मीला सरापा अपनी आंखों में बसाने लगा। कल एयरपोर्ट कितने बजे जाओगी? मुझे बता दो। नजमा खाने का सामान समेट रही थी। खड़े होकर ज़रूर ने पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए कहा था। मैं 2 बजे तक जाऊंगी, मगर तुम्हें जरूरत नहीं है ऑफिस छोड़कर आने की। मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी एयरपोर्ट पर मुजीब होगा। मुजीब का नाम सुनकर ज़रून पानी पीते पीते रुका था। मुजीब इसके चेहरे पर उलझन नुमाया थी। हाँ, बड़े अब्बू ने कहा है कि मुजीब किसी अपने काम के सिलसिले में कैलिफोर्निया आया हुआ है, तो मैं इसके साथ ही वापस पाकिस्तान आ जाऊं। वह एयरपोर्ट पर मिलेगा मुझे। नजमा ने लापरवाही से बर्तन धोते हुए जवाब दिया। इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं ये लोग तुम पर? ज़रून फौरन आबरू चुकाकर मशकूक अंदाज में कहने लगा था। नजमा किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब ज़रून इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो किसी काम से आया हुआ है, खास तौर पर मुझे लेने नहीं आया, तो फिर मेहरबानी कैसी हुई? नजमा ने ज़रून की जानिब मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। मगर मैं फिर भी तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगा, ज़रून ने कतई अंदाज में कहा था। कोई जरूरत नहीं है, कहा है ना मैंने। पाकिस्तान से वापस आने के बाद मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है हमारी शादी की, जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। फिर तुम्हारा वो सरियल बॉस छुट्टी नहीं देगा, इसलिए अभी छुट्टी लेने का सोचना भी मत। वो हकमाना अंदाज में इसे देखकर कहने लगी, जिस पर वो न चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाने लगा। तुम? वो अभी सामान लेकर घर से निकली ही थी कि सामने ज़रून को खड़ा देखकर चौंकी। हाँ मैं, क्यों? किसी और का इंतजार था आपको? वो आबरू चुकाते हुए तफ्शीशी अफसरान की तरह पूछने लगा।
ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये बताओ ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? मना किया था ना मैंने। वो जानती थी इस तरह सवालात पूछकर वो अपनी गलती को कवर कर रहा है, जिसके सबब वो बरहम अंदाज में दोनों हाथ फोल्ड करते हुए इस्तफसार करने लगी। यार, मुझसे रहा नहीं गया वो दुनिया जहां की मासूमियत, चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मकाबल की आंखों में मोहब्बत झलक रही थी। वो कैसे नजर अंदाज कर देती अपनी हफ्की में। इसलिए मजीद कोई बहस न की। वो जानती थी बहुत मुश्किल होने वाला ये एक हफ्ता है। इससे बात किए बगैर एक दिन गुजारना मुश्किल है, फिर यहाँ तो बात पूरे एक हफ्ते की थी। वो खुद भी खुशियों गमी की मिली जुली कैफियत से दो चार थी। खुशी इस बात की कि इतने सालों बाद अपनी माँ और अपने खानदान वालों से मिलेगी। गम फकत इतना कि सामने खड़े इस खूबरू नौजवान को एक हफ्ते तक देख नहीं सकेगी। क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा हूं क्या आज मैं? वो इसकी आंखों में उबरती मोहब्बत को बांप गया था, इसलिए शौकी से इसके करीब आकर इस्तफसार करने लगा। बंदर लग रहे हो पूरे। इसकी शौक नगाहों को पढ़ते हुए वो तेजी से अपने चेहरे के तासरात बदल गई थी। मुंह बसोड़ कर कहती हुई अपने चेहरे पर आने वाली आवारा लट को फूंक मारकर एक अदा से इतराते हुए बराबर से गुजरकर लिफ्ट की जानिब बढ़ने लगी थी। वो इसकी इन्हीं दिलफरेब अदाओं पर ही तो अपनी जान वारता था। मुस्कुराते हुए सर चटकर सूटकेस का हैंडल पकड़कर खींचने लगा। पूरे रास्ते बस इसके वजूद को ही दीवानों की तरह तकता रहा था। चलो अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों यार, मेरा दिल अभी भी मुतमिन नहीं है तुम्हें वहां भेजने पर। वो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में इसका हाथ पकड़कर बड़ी फिक्रमंदी से ये बात कहने लगा। इसके लहजे में फिक्रमंदी नुमाया थी। पता नहीं क्यों, मगर दिल तो नजमा का भी बहुत उदास हो रहा था। एक अनजाना सा खतरा महसूस कर रही थी वो, मगर ज़ारून से इसका जिक्र न किया क्योंकि वो वाकिफ थी फिर ज़ारून इसे जाने नहीं देगा, चाहे वो कितनी ही जिद कर ले। अरे बाबा, फिर शुरू मत हो जाना। वो मुस्कुराते हुए विदा दो मुझे, ताकि मैं मुस्कुराती हुई ही तुम्हें वापस इसी एयरपोर्ट पर एक हफ्ते बाद मिलूं। वो बड़ी मोहब्बत से ज़ारून से विदा लेने लगी। वैसे वो मुजीब कहाँ है? ज़ारून पूरे रूम में नजर दौड़ाते हुए इस्तफसार करने लगा। पता नहीं, अगर वो ना आए तो ही अच्छा है। मैं अकेले ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। नजमा ने बेनियाजी से कहा था। चलो अल्लाह हाफिज, ज़ारून ने मुस्कुराते हुए विदा ली। दिल नहीं चाह रहा था इसका हाथ छोड़ने को। वो 2-3 सानियों के लिए इसके हसीन सरापे को आंखों में खामोश खड़ा बसाता रहा। क्या इसकी निगाहों की तपिश नजमा को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वो नजरें झुकाई बोली और मुस्कुराते हुए टोकने लगी। कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। याद रखना, मेरी नजमा तुम्हारे पास अमानत है। इसके अल्फाज इसके दिल की सच्ची मोहब्बत की तर्जमानी कर रहे थे, बता रहे थे कि इसे कितनी उल्फत है इससे। वो असबात में सर खलाने लगी। अल्लाह हाफिज, अपना भी बहुत ख्याल रखना और मेरे पीछे क्लब जाने की सोचना भी मत। मिस्टर ज़ारून, याद रखिएगा, मैंने अपने जासूस आपके पीछे से हटाए नहीं हैं। अभी वो खासा जताते हुए तनबीहा करने लगी। जी याद है मुझे। वैसे भी वो दोनों मुझे अपने कम और तुम्हारे वालदैन ज्यादा लगते हैं। वो मुंह बिगाड़ते हुए खुद पर मजलूमियत
जाहिर करते हुए गोया हुआ, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। इसका आस्तगी से हाथ छोड़ना जैसे नजमा की आंखों में ही रह गया था। इसे जाता देख आंखों में नमी उतर आई। ये पहली बार था जब वो इससे दूर जा रही थी। वो कानों पर हैंड फ्री और नजरें सेल पर जमाए दुनिया से लापरवाह अपनी ही धुन में मगन थी कि अचानक इसे अपने पास रखे सफेद रंग के सोफे पर कुछ बैठता हुआ महसूस हुआ। इसने नजरें तेजी से इस शख्स की जानिब उठाई। सफेद स्वेटर पर ब्लैक रंग का कोट और जीन्स पहने एक नहायत वजीहा मर्द इसकी निगाह के सामने पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ नजर आया। वो मुजीब था, ये नजमा ने पहली ही निगाह इस पर डालते जान लिया था। इस इतने सालों बाद पहली ही नजर में पहचान लेने की वजह इसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि इसकी सीधी आबरू पर लगा वो कट का निशान था जो बचपन में इसने ही इसे दिया था। वो निशान इसे अपनी सालों पुरानी फतह याद दिला गया था, जिस पर वो आज भी दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो अलग बात थी, यही फतह इतने सालों से इसकी मां से जुदाई का सबब बनी थी। पहली ही निगाह में नजमा ने इसे देख दिल ही दिल में इतराफ किया था कि कमबख्त बड़ा ही हसीन है। इसकी निगाहों की तपिश ने मुजीब को आगाह किया कि मुकाबिल इसे सताइशी निगाहों से तक रही है, जिस पर इसने एक बेनियाजी सी निगाह सामने बैठी खूबसूरत लड़की पर डाली जो सफेद रंग की शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस थी। इसकी घनी स्याह जुल्फें कमर को मुकम्मल ढके हुए थी। कानों में हैंड फ्री लगाए वो इसकी जानिब देख रही थी। दूधियाई रंगत पर लाइट पिंक मेकअप किए वो किसी परी से कम मालूम नहीं हो रही थी। मेरी कॉफी अब तक क्यों नहीं आई? वो अपनी सेक्रेटरी से मतवज्जा होकर अपने मकरूर अंदाज में इस्तफसार करने लगा। सर 2 मिनट प्लीज। नजमा ने इसकी सेक्रेटरी की जानिब देखा जो नहायत हसीन और जमील और मगरबी लिबास में मलबूस थी। मजीब की सेक्रेटरी लचकदार अंदाज में कहकर वहां से तेजी से चली गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। 10 साल बाद मिले थे वो दोनों कजन्स, मगर आंखों में दोनों के ही सवाए नफरत के कोई और जज्बा न था। मजीब अपने सेल में किसी से मैसेज पर बात करने में मगन था। न जाने क्यों इसकी मौजूदगी हर पुराने जख्म को ताजा कर रही थी, जैसे पूरी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी। मैं नजमा मलक, जिसे अमीरो कबीर खानदान की अकलौती पोती, मगर मुझे और मेरी माँ को कभी इस खानदान ने कबूल नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ माजी में एक नाच गाना करने वाली थी। मेरे मरहूम डैड को वो एक पार्टी में मिली थी। मेरी मॉम कभी भी नाच गाने वाली नहीं बनना चाहती थी। कौन सी औरत चाहती है? वो एक साहिबान की तलाश में थी। बताया था उन्होंने मुझे कितनी दुआएं किया करती थी वो इस दलदल से निकलने की, मगर वक्त और हालात इनके मुखालिफ सिमत खड़े थे। वो चाह कर भी एक मुद्दत तक इस दलदल से न निकल सकी। फिर एक दिन जैसे कोई करिश्मा हुआ। इनकी मुलाकात मेरे डैड से हुई। एक रंगीन पार्टी में हुई। मेरी मॉम बहुत खूबसूरत थी, इतनी के नजरें नहीं ठहरती थी इन पर। इस रात इनकी पहली बार बोली लगी थी। डैड का दिल आ गया इन पर। सबसे ऊंची बोली लगाकर इन्हें खरीदा। वो मुल्क की अमीरों कबीर आदमी और एक सियासतदान घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरी मॉम